गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। इससे पहले हम दो सिद्धांत पढ़ चुके हैं, कणिकावाद का सिद्धांत और तरंग सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल द्वारा दिया गया तरंग सिद्धांत। ओके, तो ये हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ रहे थे कि प्रकाश को दो रूपों में माना जाता है, एक तो कण के रूप में और एक तरंग के रूप में। तो कल हमने कणिकावाद का सिद्धांत भी पढ़ा था और तरंग का सिद्धांत भी पढ़ा था। आज हम वापस एक तरह मैक्सवेल वैज्ञानिक था, उसने भी तरंग का सिद्धांत दिया था। जो हमने पिछली बार पढ़ा था तरंग का सिद्धांत, उस तरंग के सिद्धांत को दिया था हाइगेंस ने। और हाइगेंस ने ये बताया था कि हम एक काल्पनिक पथ ईथर की कल्पना करते हैं, उसके माध्यम से तरंग संचरण करती है। और आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत, जिसमें तरंग को संचरण के लिए पथ की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत। तो नाम से ही क्लियर है कि इस सिद्धांत की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल ने गणितीय विश्लेषण के आधार पर तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसने गणितीय विश्लेषण किया, कुछ गणितीय विश्लेषण से उसको ये पता लगा कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में पाया जाता है। तो उसने मैक्सवेल ने प्रकाश तरंग सिद्धांत दिया। इसमें तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि हाइगेंस ने यह बताया था कि तरंग संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम की हाइगेंस ने कल्पना की थी, जो काल्पनिक माध्यम था ईथर। और मैक्सवेल ने अपने गणितीय विश्लेषण में यह बताया कि इसमें तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी तरंग को प्रकाश को किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैक्सवेल ने इस प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया। मैक्सवेल ने इस तरंग सिद्धांत को ये जो तरंग थी जो बिना माध्यम के गमन करती थी, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया। अब इसके ऊपर, इस थर्ड पॉइंट के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग नाम क्यों दिया। तो पहले आप ये 3 पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद हम इस तीसरे पॉइंट को डीप में जाकर बताता हूं मैं आपको, क्योंकि इसमें विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों एक साथ उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इसने इसे विद्युत चुंबकीय तरंग नाम दिया। हाँ, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो इस प्रकार से संचरण करती है। जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन वाले जो तरंग दिख रही है वो है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तरंग है, ई सदिश की। और जो प्लेन तरंग दिख रही है जहां पर कोई नहीं है, बीच में लाइन वगैरह खींची हुई, वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तरंगे। यानी इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की तरंगे एक साथ गमन करती है, इसलिए इस मैक्सवेल ने इसको क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत है, ये एक्स अक्ष के, ये वाई अक्ष के अनुदिश। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण इस प्रकार होता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होगी। इनकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है, जहां विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ आरोपित होंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगी। ओके, तो ये डायग्राम बना लो और विद्युत चुंबकीय तरंग आपको पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। तो मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत कंप्लीटली हम पूरा कर चुके हैं, तो ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे दे ब्रोगली की परिकल्पना या द्रव्य तरंग। दे ब्रोगली की परिकल्पना के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर द्रव्य तरंग क्या है समझाइए, उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो हम पढ़ते हैं, जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों को भी तरंग प्रकृति से प्रदर्शित करना चाहिए।
प्रदर्शित करना चाहिए। तो जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, यानी विकिरण ऊर्जा से के कण कौन से हुए? फोटोन हुए। फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फोटोन विकिरण ऊर्जा से संबद्ध कण होते हैं। जब हमने फोटोन की परिभाषा पढ़ी थी तब विकिरण ऊर्जा से संबद्ध वह जो जब सतत रूप से न होकर बंडलों के रूप में होता है, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होकर ऊर्जा के बंडलों के रूप में होता है, तो ऊर्जा के उन बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी जिस प्रकार तरंगों के रूप में फोटोन को संबद्ध किया जाता है कणों के लाक्षणिक गुणों यानी फोटोन को संबद्ध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों को भी तरंग प्रकृति से प्रदर्शित करना चाहिए। गतिशील द्रव्य कण कौन से है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, वो गतिशील द्रव्य कण में आते हैं। तो इसके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जब फोटोन को हम तरंग प्रकृति के रूप में संबद्ध कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी तरंग प्रकृति से प्रदर्शित करना चाहिए। यानी जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा से कणों के लाक्षणिक गुणों को संबद्ध किया जाता है, यानी फोटोन को तरंग के रूप में माना जाता है या संबद्ध किया जाता है कि फोटोन तरंग के रूप में संचरण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों को भी तरंग प्रकृति से प्रदर्शित करना चाहिए। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी, द्रव्य कण कौन से है आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी तरंग प्रकृति से प्रदर्शित करना चाहिए। तो यही थी ले ब्रोगली की परिकल्पना कि जब फोटोन को हम तरंग प्रकृति से प्रदर्शित कर सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी तरंग प्रकृति से हमें प्रदर्शित करना चाहिए। या फिर द्रव्य तरंग के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। तो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। और ये नोट कर लेना, आज की क्लास यहीं खत्म होती है।